नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खम्मा गनी वनक्कम, आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। आई एम सो हैप्पी कि हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटीज़ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं जब सभी भाषाओं में कोशिश करती हूँ। बट अगर मैं सभी भाषाओं को वी शुड बी प्राउड कि इतनी भाषाओं के अगर मैं नमस्ते बोलूँगी तो पूरा सेशन उसी में ही चला जाएगा। सो आई पिक अप द मोस्ट पॉपुलर वन्स। जी, और आज मोदी सरकार ने मित्रों 8 बजे वाले स्टाइल में एक नया बम फोड़ दिया है। पूरी की पूरी विपक्ष तानाशाही है, बेचारे रो रहे हैं कि आखिर हमको कब लाइमलाइट मिलेगी। So there are various, on a serious note, there are various aspects to this. There is a constitutional validity of the special session. उसके अलावा इस सेशन में क्या क्या कवर करने का सोचा जा रहा है। देखिए, कुछ चीजें बोली गई हैं बट कुछ चीजें नहीं बताई गई हैं, और मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया और ऑब्वियसली द सोशल मीडिया सब अपने अपने हिसाब से अंदाजा लगा रहे हैं। क्योंकि प्रहलाद जोशी ने जब ये ट्वीट किया, उन्होंने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया एक्सेप्ट वन पिक्चर, ओल्ड पार्लियामेंट एंड न्यू पार्लियामेंट, तो एक वो बहुत बड़ा हिंट था। बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। स्टे ट्यून्ड, ये सेशन लास्ट तक देखिएगा क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। सो हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर आशीष हांडा, मेरे प्यारे भाई मैं ही बोलूंगी। और ओवर टू यू आशीष भाई, ओवर टू यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी गायत्री जी, आपको ऑल्टरनेट मीडिया के सभी मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि हमें मालूम है कि मोदी जी मशहूर हैं बम धमाके करने के लिए और अपने सरप्राइजेस के लिए। सरप्राइज तो उनके लिए जिनको वो अच्छा लगे और शौक उनके लिए जो स्तब्ध रह जाए। तो आज भी कुछ ऐसा ही मूव उन्होंने चला है। ये अभी बंद पोटली है, अभी सरप्राइज गिफ्ट है, अभी इसको अनरैप नहीं किया गया, तो इसके अंदर से कौन सा धमाका होना है अभी किसी को पता नहीं। यहां तक कि एमपीज को भी पता नहीं, इवन बीजेपी के एमपीज को। और हमारे सोर्सेस कहते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर्स तक को अभी इसके ऊपर शायद पूरा अंदेशा है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। और दूसरी बात गायत्री जी, मैं सच में एक बात कहूंगा, मुझे मोदी जी की एक बात समझ नहीं आती। अगर मोदी जी के अलावा कोई और नेता होता तो जब G20 बिल्कुल सिर पे खड़ी है तो कोई भी उनको ज्ञानी पंडित राजनीतिक विश्लेषक कहता यार ये टाइम नहीं है पंगा लेने का, फिलहाल G20 से निपट, इसके बाद देखेंगे ना जो करना है। अभी तो कौन सा अभी इलेक्शन आ रहे हैं। लेकिन मोदी जी इज नोन टू बी प्लेइंग ऑन द फ्रंट फुट, ही कैचेस द बुल बाय द हॉर्न। और यही उनकी कला जो है वो आज उन्होंने फिर से दिखा दी। जब आज तकरीबन 2:36 पे, जैसे आपने कहा कि यूनियन मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर प्रहलाद जोशी जी का ट्वीट आया, और वो ट्वीट में ये कंफर्मेशन हो गई कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो एक स्पेशल सेशन कन्वीन करने वाली है। और वो भी एक दिन का नहीं, एक सत्र है पूरा, यानी एक सेशन नहीं है, वो 5 दिन का कंप्लीट एक पैकेज लेके आ रहे हैं। वो 18 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक, 18, 19, 20, 21, 22, 5 दिन ये चलेगा। सबको मानो सांप सूंघ गया। अरे अभी तो पार्लियामेंट होके निकला, अभी तो मोदी जी ने जो तसल्ली से धोया वो अभी तक हजम नहीं हो पाया। अभी वो दिल्ली गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस बिल में जो करारी हार मिली, जो लोग कहते थे लोकसभा तो ये ले जाएंगे, राज्यसभा में तो हम दबोच लेंगे, तो ये क्या हुआ। अभी एकदम से नया पार्लियामेंट का फिर से स्पेशल सेशन, क्या होने वाला है अभी तक इसकी स्पेकुलेशन है गायत्री जी। लेकिन जो स्पेकुलेशन इस समय बाजार में घूम रही है, आपको पता है पिछले 2 दिन से मार्केट में क्या चल रहा था? क्या लोकसभा इलेक्शन प्रीपोन हो सकते हैं, ऐसा मार्केट में न्यूज था। फिर दूसरी न्यूज आई, क्या 5 स्टेट में होने वाले विधानसभा इलेक्शन पोस्टपोन होके मार्च अप्रैल 2024 तक जा सकते हैं। अब ये दोनों खबरों से बाजार गर्म था कि आज एक तीसरा बम फूट गया, और वो तीसरा बम फूटा है वन नेशन वन इलेक्शन, ONOE का। ऐसा सुनने में आ रहा है क्योंकि पीछे बहुत दिन से मोदी जी इस चीज को कहीं ना कहीं इशारों इशारों में बार बार अपने वक्तव्य में रख रहे थे कि ऐसा राष्ट्र की नीड है, इसलिए ऐसा समझ में आ रहा है। गायत्री जी, सुनने में तो ये भी आया है कि हो सकता है यहाँ पे 2 और बहुत इंपॉर्टेंट बिल भी पास करे जाएं या टेबल किए जाएं, और उनमें से एक आपको मालूम ही है जो फिर से बहुचर्चित है, यूसीसी, और दूसरा वुमेन रिजर्वेशन बिल। इन दोनों के ऊपर भी हम सेशन के लास्ट में 2-2 मिनट की चर्चा करेंगे, मगर प्राइमरीली आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल। ये क्या आशीष है, भाई, ये यहाँ क्यों पर है?
छोटा सा मैं करेक्शन करना चाहूँ, मतलब एक एडिशन करना चाहूंगी। वन नेशन वन इलेक्शन, वुमेन रिजर्वेशन बिल, यूसीसी, और जो इसमें सरप्राइज जो बात चल रही है, जो बैकअप, जो मेरे को सुबह मतलब दोपहर में मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के एक मेरे फ्रेंड है रिपोर्टर, उनसे मैंने पूछा, सो देयर इज अ सरप्राइज आल्सो, द वर्शिप एक्ट, उसमें भी चेंजेस हो सकते हैं। सो अभी तक जो हम वर्शिप एक्ट की बात करते आ रहे हैं, जिसके नीचे शिवलिंग का और बहुत सारे हमारे मथुरा जो मंदिर है, उसमें भी चेंजेस हो सकते हैं। सो दिस इज अ बिग बॉम्बार्डमेंट, बट ये सारी चीजें कंफर्मेशन में नहीं है जब तक पार्लियामेंट बैठेगी नहीं। बट ये बातें सारी पूरे पॉलिटिकल सर्कल में, पूरे जर्नलिस्टिक सर्कल में, संसद में इस वक्त गरमाई हुई है। जी, ओवर टू यू आशीष भाई। जी जी। और ये सरप्राइज नहीं रहेगा, या आज सरप्राइज है, बिकॉज एज पर टू द नॉर्मल नॉर्म्स लिस्ट ऑफ बिजनेस प्रिपेयर किया जाएगा, इस स्पेशल सेशन का एजेंडा प्रिपेयर किया जाएगा, उसको डिक्लेयर किया जाएगा। बिकॉज जब हम गवर्नमेंट क्या करती है, जब ये ऑपोजिशन पार्टीज को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां वो पार्टिसिपेट करें पार्लियामेंट में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस बार न्यू पार्लियामेंट में होना, ये सेशन कन्वीन होना, ये भी ट्वीट किया गया तो उससे स्पेकुलेशन लग रही है। तो ऐसे में ऑपोजिशन पार्टीज को भी अपना पक्ष रखने के लिए तैयारी करने का, ड्यू टाइम देने का संविधान में प्रावधान है। इसलिए आज ये सरप्राइज पैकेज है, पर ये नहीं कि उस दिन भी 18 सितंबर को भी सरप्राइज पैकेज वहीं पे मतलब रिवील किया जाएगा। नो, इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इसके ऊपर हम आगे कई सेशंस आपके साथ करेंगे, आपके व्यूअर्स को कई और इंफॉर्मेशन देंगे, जिसमें हम ये रिवील करते जाएंगे जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आएगी। लेकिन अभी इस समय जो सबसे हॉट टॉपिक है वो है वन नेशन वन इलेक्शन। ये वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, ये क्यों है, ये कैसे होता है, इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है, इसके ऊपर अगले 10 मिनट के अंदर हम क्रिस्प तरीके से चर्चा करने का प्रयास करेंगे, आपके व्यूअर्स को नॉलेज को अपडेट करने के लिए। गायत्री जी, सबसे पहले तो हम ये बता दें कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, ये बला क्या है। ये बला ये है कि आज की डेट में हिंदुस्तान में हर 5 साल में लोकसभा का चुनाव होता है, जैसे 2019 में हुआ, अब 2024 में होना तय है। इसके अलावा विधानसभा के यानी स्टेट वाइज इलेक्शन जो है वो भी हर स्टेट्स के होने तय होते हैं, राइट। एज एन एवरेज हर ईयर में 5 से 7 विधानसभा इलेक्शन होते हैं, जो कि 2 साइकिल्स में कन्वीन किए जाते हैं। साइक्लिकल वे में वो चलता है, पर एवरेज 5 से 7 होते हैं। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन थ्योरी ये कहती है कि ये एक साथ इलेक्शंस को करने का एक प्रावधान है, कि जिसमें लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन एक साथ करवा दिए जाए। क्या ये एकदम नया आइडिया है? जवाब है नहीं, ये एकदम नया आइडिया नहीं है। क्यों नया आइडिया नहीं है, मैं ऐसा आपको कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले इंडियन हिस्ट्री में, लेजिस्लेटिव हिस्ट्री में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलते हुए 1952, 1957, 1962 और 1967 4 बार ऐसा ऑलरेडी हो चुका है। इसके बाद 1967 के बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, क्योंकि बहुत सी स्टेट्स की अपने लेजिस्लेटर्स ने इसमें पार्टिसिपेट करने को मना कर दिया था। इसकी कुछ आशीष जी, बारीकियां इस हैं पॉइंट कि ये को क्यों दोबारा है और रिपीट कैसे कर है। दीजिएगा, सो दैट इस पॉइंट जी को दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जी पॉइंट। जी। जी जी। क्योंकि ये हमारे व्यूअर्स को समझना जरूरी है कि क्या ये कुछ नया है जो मोदी जी लेके आ रहे हैं। मोदी जी कुछ नया नहीं लेके आ रहे हैं। मोदी जी जैसे कहते हैं ना कि हम अपनी लुप्त विरासत को वापस जीवित कर रहे हैं, जिसको कई इंस्टेंसेस में वो घर वापसी कहते हैं, कई बार रीनेमिंग होती है। इसी तरीके से मोदी जी ने यहां पे भी ये पक्ष को रखा है। मोदी जी ने क्या रखा है, अभी तो हमारी रिसर्च है, वो तो पार्लियामेंट में रखेंगे, कि ये पहली बार नहीं होने जा रहा है गायत्री जी। इससे पहले भी 4 बार 1952, 1957, 1962 और 1967 में ऐसा हो चुका है, जहां पे लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन एक साथ करवाए गए हैं। लेकिन उसके बाद कुछ स्टेट्स ने इसको एग्री करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से बाद में ये आगे कंटिन्यू नहीं हो पाया। बिकॉज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आज भी जो एस्पेक्ट है कि अगर आज भी गवर्नमेंट इसको दोबारा लेके आती है तो कैसे ला सकती है और क्या क्या बारीकियां होंगी वो हम बताएंगे। लेकिन मोटे तौर पे अभी ये समझ लें आपके व्यूअर्स कि 50% स्टेट्स को इसके लिए एग्री होना जरूरी है। तो जितनी भी स्टेट्स का एक साथ इलेक्शन होना है उनमें से 50% का एग्री होना जरूरी है। अगर 50% एग्री नहीं होती तो ये नहीं इलेक्शन एक साथ कंडक्ट हो सकते, पहली बात। इसीलिए आप देखेंगे कि बीजेपी ने जब अपना एक्सपेंशन किया
आई डॉट एन डॉट ब्ला 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 के विरुद्ध जब ये कह रहे थे कि हमने 38 पार्टीज को कन्वीन करके इकट्ठा अपना मेगा रैली किया है, तो वो छोटी छोटी पार्टीज को भी साथ लेना क्यों जरूरी है, कहां से मोदी जी की सोच शुरू होती है और कहां तक जाती है, वो धीरे धीरे लोगों की समझ में आता है। दूसरी बात गायत्री जी, लॉ कमीशन ने 1999 में इस चीज को जस्टिस रेड्डी के द्वारा हेडेड जो लॉ कमीशन थी 99 की, वहां पे इसको कहा था कि ONOE को लागू कर देना चाहिए 1999 में। और उसके बाद पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी 2015 में भी ये रिट्रेट कर चुकी है कि ये आज की डेट की नीड है, यानी लॉ कमीशन भी कर चुकी, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी भी कर चुकी। मोदी जी ने अपने मुंह से पहली बार ये शब्द जो निकाले थे वो निकाले थे 2016 में। 2016 में उन्होंने इस बात का पहली बार जिक्र किया था। और उसके अलावा जो वर्किंग कमेटी, पेपर कमेटी है, वो भी इस चीज की 2017 में नीति आयोग भी इस चीज को रिकमेंड कर चुका है। यानी अचानक से आज कुछ धमाका हुआ ऐसा व्यूअर्स को नहीं लगना चाहिए। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसके ऊपर बहुत टाइम से काम चल रहा है। हाँ, लेकिन वो बात अलग है कि इंप्लीमेंट होने का टाइम जब आएगा, जब पक जाएगा फल तो ही पेड़ से तोड़ा जाएगा। ये मोदी सरकार की गवर्नमेंट की नीति है। इसके अलावा लॉ कमीशन के पेपर वर्क को भी 2018 में कंप्लीट कर लिया गया था और उसने कहा था कि ये अगर होता है तो उसके लिए 5 कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाने पड़ेंगे। वो हम बाद में अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन के लिए बहुत मसाला है, सिर्फ मोटा मोटा मैं बताऊंगा आज के सेशन में, ताकि व्यूअर्स को एक कंसेप्ट बैठ जाए कि ये ONOE है क्या। ये ONOE को मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 में भी टीवी चैनल पे आके बोला था, 26 नवंबर 2020 को भी बोला था और 9 फरवरी 2022 को भी बोला था। आपके व्यूअर्स को मैं डेट्स के साथ बता रहा हूं, जब वो मोदी के साथ ये टाइप करेंगे तो उनका पूरा वो दिख जाएगा कि अपनी स्पीच के दौरान उन्होंने कब कब क्या क्या बोला। यानी लोगों को वो मेंटल प्रिपरेशन करते चले जा रहे हैं कि ये राष्ट्र की जरूरत है, ये राष्ट्र की जरूरत है, ये राष्ट्र की जरूरत है। आपके बहुत से व्यूअर्स के मन में आ सकता है, डॉक्टर आशीष लेकिन ऐसा है क्या, इसमें राष्ट्र की जरूरत क्यों है ये? तो अब उसके ऊपर थोड़ा सा हम चर्चा में करते हैं। उसके बाद मैं माइक आपको दूंगा, जब आप इसके लीगल एस्पेक्ट्स और ये कैसे लाया जा सकता है उसके ऊपर आप हम सबको एनलाइटन करेंगी। लेकिन सबसे पहले इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, मोदी जी इसके पीछे क्यों पड़े हैं, मोदी जी को क्यों लगता है कि ये देश की उन्नति के लिए ये जरूरी है? तो गायत्री जी, इसको अब हम समझ लेते हैं। क्या होता है जब हमारे देश में, मैंने आपको बताया, हर साल 5 से 7 स्टेट्स के इलेक्शन होते हैं और आपको पता है किसी भी स्टेट का इलेक्शन हो तो उससे 2 महीने पहले हाइप बननी शुरू हो जाती है, 1 महीना पहले ओपिनियन पोल आने शुरू हो जाते हैं और फिर कुछ दिन पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी हो क्या रहा है कि जब इतना फ्रीक्वेंटली बार बार इलेक्शन हो रहे हैं तो ऐसा फील किया जा रहा है कि जो इलेक्शन साइकिल है ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, जिसकी वजह से देश हमेशा इलेक्शन मोड पे ही रहता है। ऐसा लगता है हर समय कोई ना कोई इलेक्शन आने ही वाला है, एक होके हटा तो अगला आ गया, अगला आया। और बीजेपी की मशीनरी तो वैसे ही हर इलेक्शन के लिए हमेशा टाइम से पहले तैयारी शुरू कर देती है। तो ऐसे में जो डेवलपमेंट वर्क है वो हैम्पर होने शुरू हो गए हैं, बिकॉज कोई भी डेवलपमेंट वर्क गवर्नमेंट करती है ना तो उसको पॉलिटिसाइज किया जाता है कि भाई क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए अब आप ये कर रहे हो, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं तो आपने सिलेंडर के दाम कम कर दिए, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं तो आप ट्रिपल तलाक अबॉलिश कर रहे हो, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं तो आप G20 की माइलेज ले रहे हो, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं तो आप चंद्रयान मिशन को भी आप अपने बक्से में डालना चाह रहे हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो भी आपके प्रोग्रेसिव काम है, डेवलपमेंटल काम है, उन सबको पॉलिटिसाइज करके इलेक्शन की नजर से उसके साथ जोड़ के फिर ऑपोजिशन वाले उसको क्रिटिसाइज करने को मजबूर हो जाते हैं, जो कि अदरवाइज हो सकता है वो इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट के साथ रहे, लेकिन अभी वो अपने बेनिफिट के लिए पोल्स के साथ उसको जोड़ के क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। हर डिसीजन को, एक्शन ऑफ गवर्नमेंट को पॉलिटिकली देखा जाना शुरू हो जाता है पोल्स के हिसाब से। मॉडल कंडक्ट शुरू होने की वजह से उस पर्टिकुलर फेज में कोई भी नए प्रोजेक्ट लॉन्च ही नहीं हो सकते, जो कि नॉर्मली हो सकते हैं, लेकिन अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ गया, अब वो लॉन्च होने बंद हो गए। जो आप गवर्नमेंट को इल्जाम देंगे या माइलेज देंगी, मैन पावर का इतना ज्यादा यहाँ पे मिसयूज होता है, क्योंकि जब जब इलेक्शन होगा इलेक्शन मशीनरी लगेगी, इलेक्शन मशीनरी में आप टीचर्स को भी इन्वॉल्व करेंगे,
टीचर्स को इन्वॉल्व करने से कई कई महीने, खासकर सरकारी स्कूल की टीचर्स इन्वॉल्व होती हैं, और सरकारी स्कूलों की पढ़ाई वैसे ही कुछ बहुत ज्यादा नहीं होती, तो एजुकेशन सिस्टम जो है वो बर्डन आउट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एक जो नैरेटिव क्रिएट हो जाता है वो ये है कि भी गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए ये कर रही है। और सबसे बड़ी बात गायत्री जी, जो अब मैं फैक्ट्स के बात करूं, 2019 का ये कंफर्म्ड डाटा आपके व्यूअर्स चेक कर सकते हैं, ये इलेक्शन कमीशन की साइट पे डाला हुआ है कि 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन था, इसमें ऑफिशियल एक्सपेंस आया था 60,000 करोड़। ये मैं ऑफिशियल एक्सपेंस कह रहा हूं, अनऑफिशियल तो आपको पता है कोई हिसाब ही नहीं कोई रख सकता कि एक एक सीट पे कितना खर्चा हुआ। 60,000 करोड़ लोकसभा इलेक्शन में। और विधानसभा इलेक्शन में हर स्टेट में जो इलेक्शन होता है उसका खर्चा अप्रोक्सीमेटली आता है 10,000 करोड़ पर स्टेट। तो अगर एक साल में मैंने कहा 5 से 7 स्टेट के इलेक्शन होते हैं गायत्री जी, तो आप हिसाब लगाइए एक साल में 70,000 करोड़ वो हो गया। तो एक एवरेज अगर हम पकड़ के चले, तो अगर एक साथ इलेक्शन होते हैं तो ये एस्टिमेट है कि तकरीबन 60 से 70 हजार करोड़ सरकारी पैसा बचाया जा सकता है। Besides all those reasons, important reasons that I told you, money saving is also one of the very major criteria। और दूसरा उससे बड़ा क्राइटेरिया गायत्री जी, सबसे ज्यादा ब्लैक मनी का जो मूवमेंट होता है ना, वो इस इलेक्शन टाइम में होता है। आप देखिएगा ना, चाहे वेस्ट बंगाल के हों, चाहे दिल्ली के हों, चाहे मुंबई के हों, कहीं के इलेक्शन आप कर्नाटका के पकड़ लीजिए, हमेशा इलेक्शन टाइम पे ही मेजर ईडी को क्रैक बस्ट करने का मौका मिलता है। एक एक मिनिस्टर के घर से कई कई 100 करोड़ रुपया मिलता है। ये ब्लैक मनी की मूवमेंट इलेक्शन में बहुत ज्यादा यूज की जाती है। तो जितने ज्यादा फ्रीक्वेंट इलेक्शन होते हैं उतने ज्यादा इस ब्लैक मनी की रोटेशन, बाहर के फंडिंग, इंटरनेशनली स्मगलिंग, और ये सारा रैकेट जो है, ये सारा का सारा एक इकोसिस्टम इनिशिएट हो जाता है, और पूरे के पूरे सिस्टम में हजारों करोड़ ब्लैक मनी पंपिंग कर दी जाती है। इसलिए आप ये समझिएगा कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं मोदी जी और उनकी गवर्नमेंट के हिसाब से, क्योंकि पास्ट में भी हम ऐसा कर चुके हैं, इसलिए अब ये दोबारा से करना बहुत जरूरी हो चुका है। लेकिन ये किया कैसे जाएगा, ये कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को एनलाइटन करें, तो उसके बाद कुछ क्लोजिंग में और कुछ कमेंट्स में देके अपनी बात को समाप्त करूंगा। ओवर टू यू गायत्री जी। जी, सबसे पहले आशीष जी, ये देखना पड़ेगा स्पेशल सेशन बुलाया किसके जाता है। इट इज अंडर द आर्टिकल 85(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जब जरूरत होती है तो जो प्रेसिडेंट हैं, जैसे अभी प्रेसिडेंट छत्तीसगढ़ गई हुई हैं, तो अभी प्रहलाद जोशी जी ने अनाउंस कर दिया, तो कैबिनेट एक प्रपोजल बनाकर भेजता है और प्रेसिडेंट के पास जाता है, वो साइन करती है, एंड देन इट बिकम्स अ ऑफिशियल दिस थिंग, ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन कि भाई एक स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा। बट इससे पहले भी हमारे पास बहुत सारे होते हैं जो सभी को पता है, बट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन से एक मैं स्क्रीन पर डाल रही हूँ, मैं उस पर इलाबोरेट नहीं करूंगी। अब बहुत सारे व्यूअर्स जो जानना चाहते हैं वो उसको पैरेलली स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। जी, अब जो ये बात हो रही है इसकी, वन नेशन वन इलेक्शन, आपने ऑलरेडी बता दिया, फाइनेंशियल इसमें फाइनेंसेस बहुत बड़े इन्वॉल्व हैं, ब्लैक मनी इन्वॉल्व है, ह्यूमन रिसोर्स का मूवमेंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीजें। इट्स नॉट जस्ट दैट वन। इलेक्शन कमीशन को बैठ कर वहां का डेमोग्राफी करना, सेंसस की डिटेल्स निकालना, इट इज अ ह्यूज एक्सरसाइज, ह्यूज, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। एंड हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ पंचायती राज इलेक्शन से लेके, पंचायत के इलेक्शन से लेके, स्टेट इलेक्शन से लेके, एंड देन सेंट्रल इलेक्शन से लेके, इट बिकम्स अ ह्यूज थिंग, राइट। तो यहाँ पर 2-3 कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं। एक तो बात हो गया स्पेशल सेशन, जिसके किसके नीचे बुलाया जा सकता है। जैसे मैंने दिया कि साल में 3 सेशंस होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, बट कभी भी पार्लियामेंट को एक साल में 2 बार मिलना मैंडेटरी होता है, दैट इज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड, और जो अभी आप हम जिस पे बात कर रहे हैं, दैट इज वन नेशन वन इलेक्शन। उस पर बढ़ने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा मिस करके, वो मैं बताना चाहूंगी क्योंकि वो बहुत जरूरी है। गणपति बप्पा मौर्य, इसी बात पे तो पूरी की पूरी शिवसेना इस वक्त नाच रही है कि गणपति फेस्टिवल चल रहा होगा और आपने उस वक्त स्पेशल सेशन बुला दिया, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। आई फील इट इज द, वो जो बोलते हैं ना, गृह प्रवेश नए पार्लियामेंट का। तभी प्रहलाद जोशी जी ने ओल्ड पार्लियामेंट और न्यू पार्लियामेंट की पिक्चर्स अपने ट्वीट में शेयर की। आई थिंक ये गृह प्रवेश के स्टाइल में नई संसद में
एंट्री की जाएगी। सो दैट इज वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रादर, क्योंकि ये हमारा नया, देखिए पुराना जो पार्लियामेंट है वो कितना पुराना है, और कई कहते हैं ना वो गणेश जी का नाम लेके हर शुभ काम की शुरुआत करनी चाहिए, तो गणेश फेस्टिवल भी चल रहा होगा और उस वक्त ये एंट्री है। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट यू सेड, यहाँ पर बहुत सारे टेक्निकल लूप होल से जब हम बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, इट इज नॉट अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज, इट इज वेरी डिफिकल्ट एक्सरसाइज, और इसके लिए उनको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी। रीजन बीइंग कि ये बहुत सारे, जैसे मैं अभी बहुत ज्यादा इलाबोरेट नहीं करूंगी, वंस इट इज प्लेस्ड इन द पार्लियामेंट, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज हम कर लें और पता चला कि वहां पे कुछ अलग ही कहानी चल रही है, क्योंकि कहा जा रहा है वहां पे अमृतकाल की सेलिब्रेशंस की जाएगी एंड इंडिया एज ए डेवलप्ड नेशन की भी सेलिब्रेशंस होंगी। और जैसा आपने कहा कि अभी ये बहुत बड़ा सरप्राइज पैकेट है, सरप्राइज के अंदर क्या है किसी को पता नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं। जो मेन आर्टिकल्स हैं जिनमें क्या कहते हैं, जिनमें अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी, वो होगा 83 से शुरू होगा। क्योंकि देखिए एक टाइम पे पूरे भारत में इलेक्शन करना इज नॉट एन इजी टास्क। इसका मतलब स्टेट असेंबलीज, इसका मतलब सेंट्रल, पूरा का पूरा एक साथ पूरा सिस्टम, इसमें जरूरत पड़ेगी आर्टिकल 83 में अमेंडमेंट की। स्टेट्स दैट द टर्म लोकसभा विल बी 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट सिटिंग, मतलब लोकसभा 5 साल के लिए बैठनी चाहिए। तो पहले सबसे पहले जो अमेंडमेंट होगा दैट विल बी आर्टिकल 83। उसके बाद आर्टिकल 85, इट एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा। Then Article 172, it states that the term of the Legislative Assembly will be 5 years from the date of its sitting, मतलब आपके स्टेट के भी चले गए। उसके बाद 174, it empowers the governor of the state to dissolve the legislative assembly, something like a replica of the center only। जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट बैठते हैं और वो संसद को डिसॉल्व करते हैं, उसी तरह स्टेट में गवर्नर बैठते हैं एंड दे हैव द राइट टू डिसॉल्व द स्टेट असेंबली। फिर आर्टिकल 356, इट ऑथराइजेज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल फॉर द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द केस। इसके साथ साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट। बहुत सारे लोगों को शायद इसमें चीजें नहीं समझ में आ रही, वी आर ट्राइंग टू कीप द सेशन शॉर्ट, बट it is not going to be an easy exercise, it's going to be a big humongous exercise, and बहुत जल्दी से पास नहीं होगा, क्योंकि पास हो गया तो पार्लियामेंट्री कमिटीज के पास जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, सबको पता है ये बहुत लंबा प्रोसेस है। तो एक हमने सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन पर इलाबोरेट किया। आप ना बड़े खराब हो, आप दूसरे दोनों तीनों को क्यों गोलमाल कर रहे हो? वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट से आपको लगता है परेशानी है? हाँ, महिलाओं का हक, वो भी पार्लियामेंट में टेबल होने की बात चल रही है, साथ में वो यूसीसी और गायत्री वर्शिप जी, वो एक्ट। इसलिए क्योंकि मैंने आपको कंक्लूडिंग रिमार्क ओएनओई पे देने के लिए नहीं अभी बुलाया था। मैंने आपको कहा था आप अपना कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप बताइए। अभी ओएनओई बाकी है, उसकी बारी तो अभी आएगी। ओएनओई में कुछ मेरे को और इनपुट्स देनी है आपके व्यूअर्स को, बिकॉज आपका चैनल जाना जाता है एक नॉलेज इंपार्टिंग वीडियोस बनाने के लिए, तो इसीलिए उसमें कुछ पॉइंट्स और मैं जोड़ के इसको पूरा नॉलेज से लबलबेज कर देता हूं। वो ये है गायत्री जी कि जो ये ओएनओई लाने का प्रोसेस है, आपने शॉर्ट में ब्रीफली क्रिस्पली बहुत अच्छे से उसको बताया। इसके एक्चुअली जो पंडित हैं वो ये बताते हैं कि ये जरूरत क्यों है। मोदी जी एंड एनडीए गवर्नमेंट का आप शुरू से देखिएगा तो एक सोच क्या रही है इनके पार्टी के पाइनियर्स से लेते हुए। मैं किसी यहाँ पे पार्टी विशेष के व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि ऐसा ना लगे व्यूअर्स को कि हम किसी एक पर्टिकुलर विचारधारा को वो कर रहे हैं, लेकिन एक झंडा, एक विधान, एक संविधान, एक निशान, ये शब्द हमारे लिए अनजाने नहीं है। और उसी लाइन पे चलते हुए मोदी जी ने इसको और ज्यादा आगे क्लैरिफाई और ज्यादा परकोलेट डीप इनटू करते हुए वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन टैक्स जीएसटी, वन नेशन वन मोबाइल कार्ड, और अब वन नेशन वन इलेक्शन। यानी वो जो एकता, अखंडता, कंप्लीशन, टुगेदरनेस, वननेस, जो इसकी फीलिंग से वो चल रहे हैं, उसके मैंने इतने सारे एग्जाम्पल देके आपके व्यूअर्स को समझाने का एक प्रयास किया संक्षेप में कि वो किस माइंडसेट से चल रहे हैं कि जो इंडिया को छिन्न भिन्न करके तोड़ने का प्रयास किया गया, इन सब चीजों से उसको खत्म करके कैसे इन पांचों उंगलियों को दोबारा से एक मुट्ठी बना के विश्व गुरु बनने की राह पे अग्रसर हुआ जाए, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे चल रहे हैं। ये करने के गायत्री जी दो तरीके हैं जो राजनीतिक पंडितों से मेरी डिस्कशन हुई आपके सेशन से पहले, वो बताते हैं कि इसके दो तरीके हैं।
पहला तरीका कि गवर्नमेंट, पहली बात तो ये पॉसिबल है, ये ऐसा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल नहीं है, बहुत रोड़े हैं इसमें जैसे आपने बताया, पर पहला तरीका यह है कि इसको एक झटके से कर दिया जाए और दूसरा तरीका इसको ग्रेजुअल तरीके से किया जाए। अगर एक झटके से करना है तो संविधान संशोधन नियम ये लाना पड़ेगा। इसको जैसे आपने बताया प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेने के बाद, उसके बाद दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में इसको पास करना पड़ेगा और वो भी 2/3 मेजोरिटी के साथ। और उसके बाद जो 15 राज्यों में अभी अपकमिंग इलेक्शंस हैं, अगर आपके व्यूअर्स को नहीं पता हो तो वो भी एक बार को हम ब्रीफ कर देते हैं कि 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना 5 हो गए ये। 2024 में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, और 2025 में दिल्ली, बिहार, 2026 में केरला, तमिलनाडु। ये टोटल 15 राज्य हैं। ये 15 राज्यों के जो अपकमिंग ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इलेक्शंस हैं, इन राज्यों की राज्यसभा में भी, सॉरी, विधानसभा में भी इस सबको मॉडिफाई करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा अमेंडमेंट सब जगह लानी पड़ेगी। ये है एक झटके से करना, ये हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं होगा, बहुत सारे पॉलिटिकल रोड़े हैं इसमें, क्योंकि 50% स्टेट्स की भी इसमें रजामंदी होना कंपलसरी है। वो जो 2/3 मेजोरिटी है वो तो पार्लियामेंट में है, पर बाकी स्टेट वाइज जो है 50% स्टेट्स की रजामंदी जरूरी है। और दूसरा तरीका है इसको आराम से मतलब ग्रेजुअली लेके आना, और ग्रेजुअली लेके आने में जो भी विधानसभा के अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, इन सभी के प्री मैच्योर डिसोल्यूशन करवाना, असेंबलीज को डिसॉल्व करना, सिर्फ इन्हीं की जिनके होने वाली है, और इनके इलेक्शन लोकसभा के साथ कराना, और फिर इस एक्सपेरिमेंट को धीरे धीरे ग्रेजुअली बाकियों की तरफ लेके जाना, फिर इस बिल को लेके आना। यानी अभी गवर्नमेंट इस बिल को इंट्रोड्यूस तो कर सकती है, लेकिन पास इतनी जल्दी होगा इसकी अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन फिर भी ऑपोजिशन पार्टीज के मन में इससे खुलबुली जरूर है, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। गायत्री जी, अभी मेजरली हमने ओएनओई को डिस्कस कर लिया, जैसे कि हमारा वादा था हमारे व्यूअर से, और धीरे धीरे हम और ज्यादा इसकी डिटेल्स लेके आएंगे। लेकिन संक्षेप में एक एक 2-2 मिनट के अंदर मैं उन दोनों टॉपिक्स को भी जरूर छेड़ूंगा जो पॉसिबली, प्रोबेबली यहां पे और इंट्रोड्यूस किए जाने की संभावना हमको दिखाई दे रही है। इसमें से पहला है वुमेन रिजर्वेशन बिल। वुमेन रिजर्वेशन बिल अगर मैं संक्षेप में एक लाइन में कहूं तो ये प्रोवाइड करता है 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। अब आप खुद सोच के देखिएगा, अगर वुमेन लिबरलाइजेशन की हम बात करें, वुमेन अपलिफ्टमेंट की हम बात करें, वुमेन सिक्योरिटी की हम बात करें, किसी भी तरह से नारी जाति को उत्थान की तरफ अगर हमें लेके जाना है, नारी जाति को और ज्यादा उचित सम्मान दिलाना है, बराबरी का दर्जा दिलाना है, तो जो मंदिर ये लॉज बनाता है, जहां से ये मतलब सारी की सारी एक प्रक्रिया शुरू होती है, वहीं पे अगर वुमेन रिप्रेजेंटेशन कम है तो वुमेन्स के लॉज और वुमेन्स की आवाज उठाने के लिए रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं होगा। कोई भी आदमी जो इस बात को समझेगा वो इस बिल को अपोज ही नहीं कर सकता। ये ऐसी जबरदस्त टैक्टिक मोदी जी लेके आए हैं, क्योंकि अगर बिल पास हो जाता है तो पूरा नारी शक्ति मोदी जी के साथ बहन बन के उनको सशक्त करने के लिए तैयार है। और जो ऑपोजिशन पार्टी, एक सेकंड सिर्फ एक सेकंड, जो ऑपोजिशन पार्टी इसको अपोज करती है वो क्लियरली लेबल हो जाएगी कि ये महिला विरोधी है, क्योंकि महिला सम्मान के लिए जो बिल लाया जा रहा है आपने इसका विरोध कर दिया। तो क्या जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक है ये समझ के देखिएगा। ये वैसे ही मास्टर स्ट्रोक है जब ट्रिपल तलाक को एबॉलिश किया गया था और जम्मू कश्मीर से 370 को हटा के वहां की महिलाओं को सम्मान दिया गया था, तो मोदी जी ने मुस्लिम फैमिलीज की महिलाओं को अपने प्रति सहानुभूति और प्यार और सम्मान के भाव देने के लिए मजबूर कर दिया था। मुस्लिम वोट बैंक के 50% वोट बैंक में जो सेंध लगाने का मास्टर स्ट्रोक मोदी जी ने खेला था, ये वुमेन रिजर्वेशन बिल भी उसी तरफ एक और कदम है। गायत्री जी, यस, आप कुछ कहना चाह रही थी गायत्री जी।
मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उन्होंने ऑलरेडी वुमेन के हिसाब से उजावला, बाय द वे गैस सिलेंडर कम हो गए हैं, जिसको लेकर ममता बनर्जी कह रही थी अरे हमारी एकता से डर गए हैं, हमारी एकता से इतने डर गए कि गैस सिलेंडर के रेट डाउन कर दिए, 200 रुपए घटा दिए। और दूसरा, अब जो 26 जनवरी आएगा राइट बिफोर द इलेक्शंस, 2024 इलेक्शंस, 26 जनवरी 2024 में जो परेड होगी, जो आप काफिला देखेंगे, देयर विल नॉट बी अ सिंगल मैन। This is what the plans are. It will be entirely led by women. And फिर again महिला शक्ति, और ये सभी जानते हैं कि महिलाएं नरेंद्र मोदी जी को भर भर कर वोट देती हैं। जी आशीष जी, आपके लास्ट पॉइंट्स एंड सो दैट वी कैन वाइंड अप। जी 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 जी, बस लास्ट पॉइंट में मैं बताऊंगा कि यूसीसी को भी इस बार लाने का अंदेशा है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपके व्यूअर्स को पता होगा कि ऑलरेडी जून 2023 में लॉ कमीशन ने इनिशिएट कर दिया था फ्रेश कंसल्टेशन प्रोसेस, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स के व्यूज मांगे गए थे। इतना तक तो हमें पता है, क्योंकि इतने टॉपिक्स होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इसके आगे की बात मैं बताऊं अगर आपको, तो 7.5 मिलियन रिस्पॉन्सेज लॉ कमीशन के पास आए हैं। 7.5 मिलियन। और मजे की बात पता है क्या गायत्री जी? इन 7.5 मिलियन रिस्पॉन्सेज में 99% आर इन फेवर ऑफ imposing UCC. It is on data. Nobody can challenge it. कि 99%। अब बताइएगा जो मूड ऑफ द नेशन है कि नहीं है। और जो व्यूअर्स अभी इसको कैच नहीं कर पाए हो, उनके लिए मैं बता दूं एक बार को कि यूसीसी जो है ये पर्सनल लॉज को रिप्लेस करता है, जो कि बेस्ड होते हैं रिलीजन, कास्ट और इन सब चीजों के ऊपर, और इनको रिप्लेस करके ये बेसिकली एडॉप्शन, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, इनके ऊपर लेके आ जाता है, और रिलीजन, कास्ट, ग्रीड, सेक्स के ऊपर किसी भी तरह की इंप्लीमेंटेशन के लॉज को रोक देता है। एक समानता की बात करता है। और लॉजिक ये है कि जब इंडियन पीनल कोड आईपीसी एक हो सकता है, यानी जब कोई आदमी किसी का खून करता है तो जज ये नहीं देखता कि सामने वाला हिंदू है तो सजा क्या दूं, मुस्लिम है तो सजा क्या दूं। अगर क्रिमिनल लॉ सेम हो सकते हैं, आईपीसी सेम हो सकता है, तो यूसीसी क्यों सेम नहीं हो सकता? सिविल लॉ सेम क्यों नहीं हो सकते अगर क्रिमिनल लॉ सेम हो सकते हैं? तो बहुत सारे और डिटेल्स में इसके ऊपर हम टॉपिक्स कर चुके हैं। आप चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा यूसीसी का। आज उसको ज्यादा हम टच नहीं करेंगे। कमिंग सेशंस में जैसे जैसे हमें आगे से हिंट्स मिलते जाएंगे कि क्या क्या होने वाला है। बट कुल मिला के ये जो मास्टर स्ट्रोक मोदी जी ने आज चल दिया है, इससे पूरा विपक्ष छिन्न भिन्न हुआ हुआ है। सब हैरान परेशान हैं। और ये आज और कल में जो उन्होंने डिस्कशंस करनी थी, उनकी पूरी डिस्कशंस को, क्योंकि अभी तीसरा सेशन मुंबई में आज और कल का उनका चल रहा है ऑपोजिशन अलायंस का, तो उस पूरे के पूरे को डिरेल करते हुए उन्होंने सारी डिस्कशंस को इधर मोड़ दिया है। क्या वो सिर्फ ये बात करेंगे कि इलेक्शन प्रीपोन होंगे, पोस्टपोन होंगे, बिल में क्या आएगा, क्या हम जो सब कर रहे हैं इसकी जरूरत भी पड़ने वाली है, नहीं पड़ने वाली है? क्योंकि अगर लोकसभा के साथ विधानसभा इलेक्शन हो जाते हैं तो इससे मोदी गवर्नमेंट को बहुत फायदा होने की संभावना है, क्योंकि जहां पे एक आशीष जी, नेशनलिस्टिक आशीष इशू जी, सामने आप आता है, लोकल इशू जी, छोटे पड़ जाते हैं। मैं सॉरी यहाँ पर आपको रोक रही हूँ। इट्स वेरी हार्ड कि इस बार अगर वन वन नेशन वन इलेक्शन भी कर देते हैं, इस आई डोंट थिंक सो इट विल बी इजी फॉर द मोदी गवर्नमेंट टू डू इट इन 2024, बट वो नींव रख रहे हैं आने वाले समय की, क्योंकि उसमें बहुत सारी क्या बोलते हैं, अभी बहुत, अगर मानिए कि पार्लियामेंट का सेशन बुला लिया, पास भी हो गया, ये भी मान लीजिए, पहली बात तो पास होना मुश्किल होगा, राज्यसभा में अभी भी हिकअप्स हैं। पास भी हो गया तो भी उसके बाद पार्लियामेंट्री कमिटीज में जाएगा, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड है, देन सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। सो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आज वो जिस चीज की फाउंडेशन डालेंगे, इन केस डालेंगे, बिकॉज वी डोंट नो, ये पूरा अभी हम स्पेकुलेशन पे बात करें, बट इसी बहाने हमने अपने व्यूअर्स को वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे और बहुत सारी चीजें बता दी। बट एक्सपेक्टेड है कि ये होगा, बिकॉज पूरी की पूरी मीडिया में ये डिस्कस हो रहा है। तो आई एम श्योर जो लीक्स किए जाते हैं जानबूझकर मिनिस्ट्री से, दे कैन नॉट बी सो फेक। I mean, I'm thinking in that point of view. So, it will not be in 2024 is what is my understanding. अगर ये होगा भी तो probably आते आते 2029 तक होगा, but हाँ उसकी नींव डालने की तैयारी I think शुरू हो चुकी है। जी ऑपोजिशन नहीं, का क्या रिएक्शन? I'm almost through with all my points.
जी, राहुल गांधी ने क्या कहा इस सुनहरे मौके पर, उनको कैसे छोड़ दें? वो आफ्टर ऑल वो कैंडिडेट है ऑपोजिशन के, भाई पूरे आई डॉट 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 वालों के। उनकी कुछ टिप्पणी आई? क्योंकि मैंने सुना है शिवसेना की टिप्पणी आ चुकी है, आम आदमी पार्टी की आ चुकी है, ममता बनर्जी भी दे चुकी हैं। इनकी क्या टिप्पणी आई? जी, उसी के साथ हम वाइंड अप करते हैं। नहीं, राहुल गांधी की इसके ऊपर अभी कोई टिप्पणी मेरी जानकारी में नहीं आई है, क्योंकि उन्होंने अपने हिस्से की टिप्पणी 5 सवा 5 बजे ही आज कर दी थी। 5:15 ही वो किसी और इश्यू के ऊपर, वो आज हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और कहीं ना कहीं वो पूरे ऑपोजिशन फ्रंट को ही दिखा चुके हैं कि अगर तुम्हें कोई लीड कर सकता है तो वो मैं कर सकता हूं। तो ऐसे में वो ऑलरेडी ये टाइमिंग्स ध्यान में रखते हुए कि 6 बजे उन लोगों की आज जो थी एक गैदरिंग स्टार्ट हो रही थी, और वो 5:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मुंबई से और मोदी जी को घेरने का प्रयास कर रहे थे। उसके ऊपर हम दोबारा किसी और सेशन में फिर डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि वो अपने आप में फिर 10 मिनट का कम से कम वो सेशन है और मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग तो रहेगा जरूर उसके ऊपर बात करना। लेकिन फिलहाल तो मोदी जी ने जो ये मास्टर स्ट्रोक चला है, इससे पूरी की पूरी ऑपोजिशन के पैर उखाड़ के रख दिए हैं। सब क्वेश्चन मार्क में है, किसी को नहीं पता इस पिटारे के अंदर से क्या निकलने वाला है, किस रंग का सांप निकलने वाला है, डसने वाला है नहीं डसने वाला है। लेकिन सब हैरान परेशान बराबर बहुत तरीके से हो रखे हैं। अच्छा, ये आप वो ये गरीब नेताओं के बारे में दिखा रहे हैं। देखिए, मैं गरीब नेताओं के बारे में एक निकाल कर ले आई हूँ। इनकी वाटर बॉटल जो आप पानी के अपने घर से आरओ से पीते हैं, वो 345 प्लस टैक्स, उसके बाद 550 की टी कॉफी सैलेड, और जो खाना पीना इधर उधर, मतलब पर डे का मिला के एक दिन का 25,000 रुपए देकर ये सारे नेता अपने अपने प्राइवेट जेट्स में बैठकर गए हैं ये डिस्कस करने कि भाई देश में कितनी गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट है। हैट्स ऑफ टू दीस पीपल। एग्जैक्टली मैं गायत्री जी, ये तो बड़े चिल्लड़पों खर्चे हैं। अब मोटा सा अगर एक बात समझे ना, कि किसी भी आदमी को मुंबई जाना है, ठीक है, अगर मुंबई जाना है तो आप एक ऑर्डिनरी टिकट भी लेते हैं तो 6-7-8 हजार की आएगी। आप प्रिविलेज टिकट भी ले लेंगे तो 16 हजार की आ जाएगी। मतलब आप कितना बिजनेस क्लास खुद को कर लेंगे 2 घंटे में, कि उसके लिए आपको लाखों रुपया खर्च करके प्राइवेट जेट लेके जाना है। इट्स नथिंग मोर देन काइंड ऑफ शो ऑफ बिजनेस, कि भाई तेरा जेट मेरे जेट से नया कैसे, तेरा जेट कहाँ का है, मेरा जेट कहाँ का है। जैसे वो प्राइवेट गाड़ियों में नहीं फिल्म स्टार जाते कि तेरी आई थिंक लेटेस्ट है कि मेरी लेटेस्ट है। आई थिंक वी विल लेट इट गो, क्योंकि वो थोड़ा-सा अब जी, ज़्यादा हो जाएगा। बट आज की जी, जो न्यूज़ है, जो भी डेवलपमेंट है, दैट इज़ वेरी बॉम्बार्डिंग एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मुझसे लोग कह रहे थे, मैम आप राहुल गांधी ने अडानी के ऊपर क्या बोला, आपने वो डिस्कस नहीं किया। अरे क्या डिस्कस करूँ? वो बंदा कुछ सेंसिबल बात करे तो डिस्कस करूँ। अब वो रोज़ कार्टून नेटवर्क की तरह कुछ ना कुछ ऐसी कमेंट्स देते हैं जिनको लगता है यार कोई लॉजिक नहीं है, सिर पैर नहीं है, हाउ डू वी डिस्कस? आई मीन कोई मुझे लॉजिक दे। हाँ, बिकॉज वो भावी प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट प्रोजेक्ट किए जा चुके हैं, तो उनके जब सेंसिबल कुछ पॉइंट्स आते हैं तो डिस्कस करने। और अदानी को लेके वो रोना धोना मचा रहे हैं राइट बिफोर G20। रिमेंबर, बिटवीन 8 to 10 the world leaders are looking at India and world leaders are traveling to India at that point of time when you're raising। आप इनडायरेक्टली मेरे साथ इस वक्त तकरीबन 1800 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। मैं एक लाइन बोलूंगी, ये ध्यान से सुनिएगा, कान लगाकर सुनिएगा। राहुल गांधी जब जब अडानी को टारगेट करते हैं, सोरोस जब अडानी को टारगेट करता है, ही देयर इज वन मैसेज दैट दे आर सेंडिंग अक्रॉस इंडिया, एंड दैट इज टू द बिजनेस कम्युनिटी। 2024 से पहले अगर मोदी के साथ नजर आए तो वही हाल करेंगे जो अडानी का किया। दैट इज द मैसेज दे आर ट्राइंग टू सेंड टू एवरी बिजनेस हाउस इंडिया बाय यूजिंग Adani as an example and by targeting Adani as an example। ये जो राहुल गांधी खड़े होकर अदानी के नाम पर चिल्ला रहे हैं ना, बजाज से लेकर कितने बिजनेस हाउसेस को इन्होंने खड़ा किया है, और कितने बिजनेस हाउसेस को इसलिए तबाह किया क्योंकि इनकी ईगो मैच नहीं हो रही थी उनसे, क्योंकि वो इनसे बड़े थे और ये छोटे थे, इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। इनकी माँ इंदिरा गांधी ने, इनकी दादी इंदिरा गांधी ने कितने रजवाड़ों को बर्बाद किया, क्योंकि एक गायत्री देवी जी थी जो कहा जाता है, थैंकफुली मैं उनका नाम शेयर करती हूँ, उनके पैर की धूल के बराबर भी नहीं हूँ, इसलिए उस राजघराने से सब कुछ छीन लिया, क्योंकि उनको प्रॉब्लम इस बात से थी कि वो इनसे सुंदर कैसी हैं और दुनिया उनको ज्यादा इनसे प्यार क्यों करती है। तो ये वो घराना है। बाय यूजिंग अदानी एज एन एग्जाम्पल, ही इज सेंडिंग अ मैसेज टू द एंटायर बिजनेस कम्युनिटी इन इंडिया, एंड दैट अब अभी से मैंने वैसे मैंने एक वीडियो किया था, नेटो की पसंद, वेटिकन की पसंद, चाइना की पसंद, CIA की पसंद, सबकी पसंद राहुल गांधी। क्यों? मैसेज इज क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।